जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों। और अपनी संस्कृत की आज अगली क्लास में हम लोग देखेंगे क्या। तो वर्ड पिछली बार हम लोगों ने क्लास में कर लिए थे कि वर्ड क्या थे और भाषा क्या होती है, माहेश्वर सूत्र क्या थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वर्ड के भेद हमने कल बताए थे। वर्ड के कितने भेद थे? तो दो भेद थे, जिनमें से पहला क्या था? तो पहले हम बोलते थे क्या? स्वर वर्ड। क्या बोलते थे भाई? स्वर वर्ड बोलते थे। आज हम लोग इन्हीं को देखेंगे। स्वर वर्ड क्या होते हैं? स्वर वर्ड उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हो। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो स्वर कहलाते हैं या स्वर वर्ड कहलाते हैं। एक ही बात है। वो जो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं काफी हद तक उससे मैच करता है संस्कृत का सिलेबस, परेशान मत हो। अगर एक जगह नहीं समझ में आता, दूसरी जगह अगर आप हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों को अगर आप लिए हैं तो आपको अगर वहां नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझ में आ जाएगा, अगर यहाँ नहीं आ रहा तो वहां भी आ जाएगा। वैसे कोशिश हमारी रहेगी कि एकदम बेसिक से लेके चलें। हम ये मान के चलते हैं कि आपको संस्कृत में उतनी, हम ये मान सकते हैं शून्य है आप, ठीक है। और आप हमारी क्लास में एकदम जीरो से आए हैं और हम आपको एकदम हीरो बना के भेजेंगे, ठीक है। उस हिसाब से मान लो। तो जो स्वर हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्यतः स्वरों को संस्कृत में 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता अपना हरीश्य स्वर। हरीश्य स्वर में क्या है? तो कुछ वर्ड हैं, जैसे कि अगर आप लोग देखना चाहो तो इसको एक सूत्र के माध्यम से भी देख सकते हो, हालांकि लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले एक जो शब्द आता है वो क्या है? वर्ड आता है आ ई उ, इसके बाद में री और री। ये क्या है? ये सब है क्या? ऋषि स्वर है, ठीक है। इसके बाद में अगर दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर वो स्वर हैं जिनके, अगर आपको इनकी परिभाषाएं पता हो, अगर नहीं पता हो तो हम बता दे रहे हैं। अगर एक मात्रा का समय लगे बोलने में वर्णों को तो हरीश्य स्वर कहलाएगा। अगर 2 मात्राओं का बोलने में समय लगे तो क्या कहलाएगा? तो दीर्घ स्वर कहलाएगा। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सेम ही है, जैसा हिंदी में वैसा यहाँ पे, ठीक है। तो दीर्घ स्वर कौन से होंगे? अब जो ऊपर लिखा है तो यहाँ पर केवल हमें इसका दीर्घ वर्ड लिखना है, ठीक है। जैसे ऊ का दीर्घ हो जाएगा ऊ, री का री रहेगा, री का री रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे क्या? तो ये हो जाएंगे दीर्घ स्वर। अच्छा, संस्कृत में स्वर टोटल है कितने? ये बात भी डिपेंड करती है। तो टोटल जो संस्कृत में जो स्वर है वो 9 वर्ड है। संस्कृत में टोटल 9 प्रकार के स्वर हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोगों को देखना है। इसके बाद में आता है अगला, देखते हैं संयुक्त स्वर है। परेशान मत हो, इसको हम लोग आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि अगर देखना चाहें, संयुक्त स्वर वो स्वर हैं जो दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, तो इसको और मतलब भी नहीं, इससे सिलेबस में भी नहीं है तो फिर क्या ही जानना है इसको, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या? तो व्यंजन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? तो व्यंजन के बारे में देखेंगे। और व्यंजन की शुरुआत होती है, व्यंजन की शुरुआत से पहले तो हम लोग यही जान लें, जो स्वरों की सहायता से बोला जाए, स्वरों की सहायता से बोला जाए, मतलब बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन को नहीं बोला जा सकता। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर से अगर हम लोग देखना चाहें तो मान लिया का हो गया। अब का ये स्वतंत्र रूप से लिखा है, ये आपको लग रहा है, लेकिन नहीं, ये स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा है। कैसे नहीं लिखा है? का जो यहाँ पर लिखा है इसके साथ में छोटा वाला आ जो है, जो कि स्वर है, वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तभी ये जाके बनता है क्या? तो सब पूरा का बनता है, ठीक है। वैसे ये थोड़ा बन गया तो का बनता है, ठीक है। क्या बनता है? का बनता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से बात क्लियर होती है कि स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं क्या? व्यंजन। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन हम लोग देखते हैं, इनके टाइप्स देखते हैं। अभी जो हम लोगों के सामने जो लिखा है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आता है का वर्ड, तो इसमें आता है का, खा, गा, घा, ड़ा। इसके बाद चा वर्ग आता है, चा, छा, जा, झा, अइया। टा वर्ग इसमें आता है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इसके बाद ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ये हो गए बहुत सारे ऐसे वर्ड जिनको हम लोग देखते ही हैं, ठीक है। अब ये वर्ड व्यंजन ही है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो है क्या? तो संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्ताक्षर भी है, ये व्यंजन ही है,
पहली बात तो याद रखना, ये क्या है, तो ये व्यंजन ही है, ठीक है। तो का और सा से मिलता है, दोनों को मिला दो तो बनता है क्या, तो छा बनता है। ता और रा को मिला के बनता है क्या, तो त्रा बनता है। जा और अइया को मिला के बनता है क्या, तो ज्ञा बनता है। सा और रा मिला दो तो बन जाएगा क्या, तो स्रा बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये संयुक्ताक्षर और व्यंजन का ही भाग है। अगर देखा जाए आगे, इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या, तो कुछ व्यंजन और भी हैं जो हम लोगों ने शायद छोड़ दिए, स्लाइड में नहीं आए, हम लोग देख लेते हैं उनको। अगर ये नोट कर लिया था ना आप लोगों ने, अगर नोट कर लिया तो इसको हम लोग थोड़ा मिटाए दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़े और व्यंजन देख लेते हैं जो प्रमुख है, जो काफी बार पूछे गए एग्जाम में, जैसे कि पूछ लिया गया ऊष्म व्यंजन। तो संस्कृत में देखो, यहाँ पर हम कुछ चीजों को नहीं लेके चल रहे हैं, ओरली बता देंगे। वजह यह है कि वो आप हिंदी में तो पढ़ ही रहे हैं। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, आप सभी को पता है। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, तीनों सा ले लो, सा 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 और हा, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं भाई, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है, तो अगर आप लोग इनको जानते हो तो ये संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आप लोग हिंदी में पढ़ ही रहे हो, परेशान मत हो, संस्कृत में भी काफी हद तक सिमिलर ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे देखते हैं। संयुक्ताक्षर तो देख ही लिए, इसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार होता है अंक की बिंदी, ठीक है। क्या होता है, अंक की बिंदी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, तो अनुस्वार बोलते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अंगूर। क्या लिख सकते हैं, अंगूर, ठीक है। क्या अंगूर ये सही लिखा है, नहीं भाई, अंगूर ये एकदम सही लिखा है क्या, नहीं। अच्छा, हमने नहीं बोल दिया तो आप लोग मानोगे भी नहीं, सही लिखा है भाई, अंगूर ऐसे ही लिखा जाता है। इसके बाद में अगर देखना चाहें तो आप, जैसे कि हम लोग अंजीर अगर ऐसा लिखना चाहें, लेकिन अगर हम लोग अनुनासिक का, सॉरी, अनुस्वार का प्रयोग करके अगर अंजीर लिखें, तो अगर हम लोग ऐसे लिख लें तो कोनो दिक्कत नहीं, आप लोग कहेंगे। ऐसे वर्ड जिनका प्रयोग नाक से होता है, मतलब जिनका प्रयोग नाक से थोड़ा बहुत होता है, जैसे कि माँ हो गया, ना हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब कहलाएंगे अनुस्वार, ठीक है। इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग क्या है, तो आपको पता है विसर्ग, ये जो दो लास्ट में पॉइंट या डॉटेड टाइप के दिखते हैं, यही कहलाते हैं क्या, विसर्ग। या इसको बोल सकते हो आहा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, बचपन में बोलते थे आहा खाली है, अंग आहा, आहा खाली, ठीक है। इसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक में आती है क्या, तो चंद्र बिंदु आती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहें तो देखना चाहें क्या, तो अंजीर तो हो ही गया, इसमें ना का उच्चारण था। लेकिन अगर देखना चाहें हम लोग, कोई आप लोग अगर आपके दिमाग में कोई वर्ड हो तो बता सकते हो। वैसे जो अंगूर लिखा है बेटा, वो हमने इसी वजह छोड़ रखा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें, क्या सही लिखा है कि गलत लिखा है। वैसे हम ही दे दें, नहीं तो आप तो हम लोगों, हमें तो डिसाइड कर लोगे ना कि हम कैसा पढ़ा रहे, गलत तो नहीं पढ़ा रहे। तो अंगूर जो लिखा है यहाँ पर गलत लिखा है, पूरी तरह से इसका प्रयोग नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, अंगूर, ये हो गया सही। जैसे कि गांधी, गांधी बोलते हो तो गांधी आ जाएगा काहे में, अनुनासिक में। और यहाँ पर अगर और कोई आपके दिमाग में उदाहरण हो जिसमें हल्का सा बिल्कुल नाक का प्रयोग हो रहा हो शब्दों में, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग और कोई वर्ड देखना चाहें तो मान सकते हैं, यहाँ पर अगर देखना चाहें तो हम लोग व्यंजन, जैसे व्यंजन है, व्यंजन का प्रयोग, व्यंजन जो शब्द है यही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अनुस्वार में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए क्या, अनुस्वार, सॉरी, विसर्ग और अनुनासिक। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग अयोगवाह। क्या बोलते हैं, तो अयोगवाह बोलते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अयोगवाह बोलते हैं। आई होप आज आपको स्वर और व्यंजन वर्ड में अंतर पता चल गया होगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हमने ऐसी बताई हैं, देखो बहुत ज़्यादा में नहीं पढ़ाना है आपको, यहाँ पर कोई आचार्य भी नहीं बनना है, संस्कृत पढ़नी है और अपने एग्जाम में नंबर अच्छे लाने हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ लो जो आपके एग्जाम में काम आए, ना कि हमें यहाँ पे आपको आचार्य बनाना है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ज्ञाता बनना हो। आपको एग्जाम निकालना है तो इतना पर्याप्त था, इससे बाहर वैसे स्वर और व्यंजन से नहीं जाएगा संस्कृत में, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखना, वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी दिन से सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, रुक से गए, लेकिन व्यूज़ तो आ ही रहे हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर आपको विधिवत तौर से अब पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। काहे का? संस्कृत का भी मिलेगा, और उधर साइड मेरा एक पोर्शन शुरू हो गया जीएस का, जिसमें शुरू किया हमने लोगों ने क्या, तो जियोग्राफी शुरू की है। हाँ, जियोग्राफी या भूगोल विषय को शुरू किया है। अगर वो क्लास ना देखी हो तो वो भी देख लेना जाके, अगर जिनका जूनियर का एग्जाम हो और पेपर सेकंड में अगर देखा जाए तो अगर वो जीएस पोर्शन जिनके में हो तो वो वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार साथियों, वंदे मातरम।